चलिए एक सवाल से इस बातचीत को शुरू करते हैं। सोचिए, एक समाज है जो कबीलों में रहता है, अपने जानवरों के साथ, मतलब एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता है। फिर कुछ ऐसा होता है कि वो एक जगह रुक जाता है, बस जाता है और खेती करना शुरू कर देता है। तो क्या होगा? उसकी तो पूरी दुनिया ही बदल जाएगी, है ना? बस यही सवाल हमें सीधे उत्तर वैदिक काल में ले जाता है। भारतीय इतिहास का एक ऐसा दौर जहां समाज में, राजनीति में, सोच में, हर चीज में जबरदस्त बदलाव आ रहे थे। और इस दौर को समझने के लिए इसे एक टाइम फ्रेम में रखना बहुत जरूरी है। इतिहासकार इसे मोटे तौर पर 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच का समय मानते हैं। अच्छा। और ये सिर्फ कैलेंडर का बदलना नहीं था, ये असल में ऋग्वैदिक काल के कबीलाई जीवन से महाजनपदों के बड़े बड़े राज्यों के बनने के बीच का एक पुल था। इस दौर में जो कुछ भी हुआ उसने आने वाली सदियों के भारत की नींव रख दी। तो फिर चलिए इस कहानी की परतें खोलते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा बदलाव तो जमीन का था, भूगोल का। ऋग्वैदिक लोग सप्त सिंधु, मतलब आज के पंजाब और आसपास के इलाके में थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में कहानी का सेंटर स्टेज पूरब की तरफ खिसक गया, गंगा यमुना के मैदानों में। हाँ, कुरु, पांचाल, कौशल, काशी, ये नाम अचानक बहुत अहम हो गए। पर ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना तो नहीं था, है ना? इस बदलाव का असल असर क्या हुआ? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये सिर्फ एक मूव नहीं था, ये पूरी जीवन शैली का बदलना था। गंगा घाटी की जमीन तो बहुत उपजाऊ थी, पर एक मुश्किल थी। घने जंगल। हाँ, घने जंगल, और उन्हें कांसे या तांबे के औजारों से साफ करना नामुमकिन था। और यहीं पर एक नई टेक्नोलॉजी ने, कह सकते हैं, क्रांति ला दी। लोहा उस दौर के ग्रंथों में से कृष्ण अयस यानी काला धातु कहा गया है। मतलब लोहे के हल और कुल्हाड़ियों ने वो कर दिखाया जो पहले संभव नहीं था। बिल्कुल, लोहे की कुल्हाड़ियों से जंगल साफ हुए और लोहे के फाल वाले हलों से गहरी जुताई होने लगी। और इसका नतीजा, खेती में जबरदस्त बढ़ोतरी। अच्छा। पहली बार जरूरत से ज्यादा अनाज पैदा होने लगा, जिसे हम एग्रीकल्चरल सरप्लस कहते हैं। हाँ। तो अब अर्थव्यवस्था का आधार पशु नहीं रहे, बल्कि खेती बन गई। धान, जिसे व्रीहि कहा गया है, गेहूं, ये मुख्य फसलें बन गईं। और कहते हैं ना कि जब पेट भरने की चिंता कम होती है तो इंसान दूसरे कामों के बारे में सोचता है। क्या वैसा ही कुछ हुआ? हाँ, यही किसी भी सभ्यता के विकास का अगला कदम होता है। जब अनाज का भंडार जमा होने लगा तो समाज में हर किसी को किसान बने रहने की जरूरत नहीं रही। तो फिर नए नए काम शुरू हुए। बिल्कुल, यहीं से नए नए हुनर पैदा हुए। लोहार, कुम्हार, बढ़ई, बुनकर, सुनार, एक पूरी की पूरी कारीगरों की क्लास उभर कर सामने आई। ये सोचना भी दिलचस्प है कि जब इतनी चीजें बन रही थीं तो इनका लेन देन कैसे होता होगा? क्या उस जमाने में सिक्के थे, रुपये थे? नहीं, अभी तक सिक्के नहीं आए थे। अर्थव्यवस्था पूरी तरह से वस्तु विनिमय यानी बार्टर सिस्टम पर चलती थी। मतलब एक हाथ दे एक हाथ ले वाला सिस्टम। हाँ, एक कुम्हार को अनाज चाहिए तो वो किसान को कुछ घड़े दे देगा और किसान उसे बदले में अनाज। सिक्कों का चलन तो इसके बाद महाजनपद काल में शुरू हुआ। तो अर्थव्यवस्था बदल गई, लोगों के काम बदल गए, और जब ऐसा होता है तो समाज का ताना बाना भी तो बदलता है। यहीं पर शायद वर्ण व्यवस्था की कहानी और भी पेचीदा हो जाती है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी। ये सिर्फ एक सामाजिक बंटवारा नहीं था, ये असल में उस सरप्लस यानी अतिरिक्त अनाज और दौलत को कंट्रोल करने का एक तरीका बन गया। मतलब सवाल ये था कि इस नई दौलत को नियंत्रित कौन करेगा? हाँ, समाज को चलाएगा कौन? यहीं से वर्ण व्यवस्था, जो ऋग्वैदिक काल में काम पर आधारित और लचीली थी, वो अब जन्म पर आधारित और बेहद कठोर हो गई। बिल्कुल। एक मिनट, मतलब ऋग्वैदिक काल में कोई कह सकता था कि मैं कवि हूं और मेरा भाई योद्धा है, पर अब ऐसा नहीं हो सकता था। ठीक यही हुआ। जिस परिवार में जन्म लिया, पहचान वहीं से तय हो गई। समाज साफ तौर पर 4 वर्णों में बंट गया। ब्राह्मण, जिनका काम ज्ञान और धार्मिक अनुष्ठान कराना था। क्षत्रिय, जो शासक और योद्धा थे। वैश्य, जिनमें किसान, व्यापारी, कारीगर आते थे। और शूद्र, जिनका काम बाकी 3 वर्णों की सेवा करना बताया गया। और एक वर्ण से दूसरे में जाना वो बंद हो गया। हाँ, सामाजिक गतिशीलता लगभग खत्म हो गई। और इसी दौर में हमें आश्रम व्यवस्था की सोच भी मिलती है। ब्रह्मचार्य, गृहस्थ। जी, ये जीवन को एक तरह से मुनज़्ज़म करने का एक आदर्शवादी ढांचा था। जीवन को 100 साल का मानकर 4 हिस्सों में बांटा गया: ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ताकि इंसान धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में संतुलन बना सके। हाँ,
हालांकि ये एक आदर्श था, शायद समाज के ऊंचे तबके के पुरुषों के लिए ही इसका पालन करना संभव रहा होगा। लेकिन इस पूरी कहानी का एक दूसरा पहलू भी है जो शायद उतना अच्छा नहीं है। औरतों की स्थिति का क्या हुआ? हमने ऋग्वैदिक काल की गार्गी और मैत्रेयी जैसी ज्ञानी महिलाओं के बारे में सुना है। क्या वो परंपरा आगे बढ़ी? दुख की बात है कि नहीं। ये इस दौर का एक स्याह पहलू है। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं का दर्जा समाज में गिरने लगा। उनकी शिक्षा पाने के अधिकार कम कर दिए गए। उन्हें सभा और समिति जैसी राजनीतिक सभाओं में भी हिस्सा लेने से रोका जाने लगा। हाँ, और संपत्ति पर भी उनके अधिकार बहुत सीमित हो गए। समाज ज्यादा पितृसत्तात्मक होता जा रहा था। तो अब हमारे पास एक ऐसी तस्वीर है जहां गांव बस चुके हैं, खेती हो रही है, समाज जटिल हो चुका है। इस सब को संभालने के लिए कोई राजनीतिक सिस्टम भी तो बना होगा। हाँ, ये एक बहुत बड़ा सवाल था और इसका जवाब भी नया था। यहीं से जन की पहचान जनपद में बदल गई। जन से जनपद, इसका मतलब क्या हुआ? जन का मतलब था कबीला, लोग, और जनपद का मतलब है जहां जन ने अपना पैर रखा। अच्छा, यानी एक तय इलाका, एक टेरिटरी। बिल्कुल। अब पहचान कबीले से नहीं, जमीन से जुड़ने लगी थी। और इस जमीन का मालिक था राजा। तो राजा अब सिर्फ लोगों का लीडर नहीं बल्कि एक रूलर बन गया। उसकी ताकत इतनी कैसे बढ़ गई? राजा की शक्ति कई गुना बढ़ गई और उसने अपनी इस बढ़ी हुई शक्ति को जायज ठहराने के लिए खुद को देवताओं से जोड़ना शुरू कर दिया। मतलब डिवाइन राइट थ्योरी की तरह कुछ? हाँ, एक तरह से। ये कहा जाने लगा कि राजा को देवताओं का आशीर्वाद मिला है, वो धरती पर उनका प्रतिनिधि है, और अपनी इसी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए विशाल यज्ञों का आयोजन होने लगा। जैसे अश्वमेध यज्ञ, हमने कहानियों में तो बहुत सुना है इसके बारे में। हाँ, पर वो सिर्फ एक पूजा नहीं थी। वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट था। बिल्कुल, शक्ति का एक नंगा प्रदर्शन। अश्वमेध यज्ञ में राजा एक बेहतरीन घोड़े को आजाद छोड़ देता था। उसके पीछे पीछे राजा की सेना चलती थी। और वो घोड़ा जिन जिन राज्यों से गुजरता, वहां के राजाओं के पास दो ही रास्ते होते थे, या तो वे उस बड़े राजा की अधीनता स्वीकार कर ले या फिर युद्ध करे। तो ये दूसरे राजाओं को एक सीधा संदेश था। हाँ, साल के अंत में जब घोड़ा लौटता तो उसकी बलि दी जाती और एक भव्य यज्ञ होता जो ये ऐलान करता कि अब ये राजा चक्रवर्ती सम्राट है। तो फिर उन पुरानी संस्थाओं का क्या हुआ? सभा और समिति, क्या वहां आम लोगों की कोई सुनवाई बची थी? वो संस्थाएं कह सकते हैं कि नाम के लिए तो बची रहीं, लेकिन उनकी आत्मा मर चुकी थी। अब उनमें राजा, उसके रिश्तेदार और बड़े बड़े पुरोहितों का कब्जा हो गया था। कबीले के आम लोगों की आवाज लगभग खत्म हो गई। मतलब जो एक तरह का कबीलाई लोकतंत्र था, हाँ। वो अब पूरी तरह राजतंत्र में बदल रहा था। हाँ, राजा अब टैक्स वसूलने लगा था। उसके पास अपनी एक छोटी मोटी सेना भी थी। एक राज्य का ढांचा तैयार हो रहा था। अगर राजा इतने बड़े बड़े और खर्चीले यज्ञ कर रहा था तो जाहिर है आम लोगों के लिए भी धर्म का रूप बदल गया होगा। बिल्कुल, धर्म अब बहुत ज्यादा कर्मकांडी और जटिल हो गया। यज्ञ की विधियां इतनी पेचीदा हो गईं कि उन्हें सिर्फ ट्रेंड पुरोहित ही करा सकते थे। मंत्रों का सही उच्चारण सबसे जरूरी माना जाने लगा। ये तो कुछ ऐसा लगता है जैसे आज के जमाने में कोई कानूनी दस्तावेज हो जिसे समझने के लिए वकील की जरूरत पड़ती है। ये बहुत अच्छी उपमा है। एक तरह से हाँ, पुरोहित उस दौर के धार्मिक वकील बन गए थे। वे धर्म और देवताओं के बीच के माध्यम बन गए। और देवताओं की दुनिया में भी फेरबदल हुआ। हाँ, बहुत बड़ा। ऋग्वैदिक काल के जो हीरो थे, इंद्र और अग्नि, वो अब उतने महत्वपूर्ण नहीं रहे। उनकी जगह किसने ली? नए सितारे उभरे। प्रजापति, जिन्हें सृष्टि का रचयिता माना गया, वो सबसे बड़े देवता बन गए। उनके साथ साथ विष्णु, जो पालक और रक्षक थे, और रुद्र, जो आगे चलकर शिव के रूप में पूजे गए। उनका महत्व भी बहुत बढ़ गया। ये दिखाता है कि जैसे जैसे लोगों की जिंदगी बदली, उनके भगवान भी बदल गए, उनकी जरूरतें बदल गईं। लेकिन यहाँ एक जबरदस्त विरोधाभास भी है। एक तरफ समाज में इतना कर्मकांड, इतने यज्ञ, इतना दिखावा, और दूसरी तरफ उसी समाज के भीतर कुछ लोग इन सब से मुंह मोड़कर बिल्कुल अलग और गहरे सवाल पूछ रहे थे। हाँ, और यही इस दौर की सबसे असाधारण बात है। उपनिषद, जब एक तरफ यज्ञ की वेदी पर हजारों पशुओं की बलि दी जा रही थी, तब दूसरी तरफ कुछ विचारक जंगलों में बैठकर ये सोच रहे थे, मैं कौन हूँ, ये ब्रह्मांड क्या है, जीवन का असली सच क्या है। उन्होंने तो पूरी दिशा ही बदल दी।
कर्मकांड से ज्ञान की ओर। बिल्कुल। उन्होंने यज्ञ और बाहरी कर्मकांड को एक तरह से नकार दिया। उनका कहना था कि असली सत्य बाहर नहीं, अपने भीतर है। उन्होंने आत्मा यानी व्यक्ति की अपनी चेतना और ब्रह्म यानी इस पूरे ब्रह्मांड की परम चेतना की बात की। और उनका सबसे बड़ा सिद्धांत ये था कि आत्मा और ब्रह्म अलग नहीं है, वो एक ही है। तत्व त्वम असि। वो तुम ही हो। ये एक क्रांतिकारी विचार था। और कर्म, पुनर्जन्म, मोक्ष, ये सारी अवधारणाएं भी यहीं से व्यवस्थित हुई। हाँ, उन्होंने समझाया कि हमारे कर्म ही हमारे अगले जन्म का फैसला करते हैं और इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना ही मोक्ष है, जो ज्ञान के जरिए ही संभव है। हाँ, कर्मकांड से नहीं, ज्ञान से। इसीलिए उपनिषदों को वेदांत भी कहते हैं, मतलब वेदों का अंत या वैदिक सोच का शिखर। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो उत्तर वैदिक काल असल में था क्या? एक निर्णायक मोड़? हम कह सकते हैं कि ये सिर्फ ऋग्वैदिक काल का अगला अध्याय नहीं था, ये एक टर्निंग पॉइंट था। ये वो दौर था जब भारत ने अपनी खानाबदोश पहचान को पीछे छोड़कर एक कृषि प्रधान समाज की नींव रखी। समाज जन्म के आधार पर बट गया, जिसकी दरारें आज भी दिखती हैं, और राजनीति कबीलों के हाथ से निकलकर राजाओं के हाथ में आ गई। और एक ही समय में हमें दो बिल्कुल अलग रास्ते दिखते हैं। एक तरफ कर्मकांड अपने चरम पर और दूसरी तरफ उपनिषदों का गहरा आत्मचिंतन। बिल्कुल। और अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो ये काल आने वाले भारत का मंच तैयार कर रहा था। यहीं से राज्य बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई, जो महाजनपदों में बदली। समाज में जो असमानता की जड़ें गहरी हुईं, उसी ने आगे सामाजिक तनावों को जन्म दिया। और उपनिषदों ने जो बौद्धिक जमीन तैयार की, उसी जमीन पर आगे चलकर बौद्ध धर्म और जैन धर्म जैसे बड़े आंदोलन खड़े हुए, जिन्होंने इस कर्मकांड और वर्ण व्यवस्था को सीधी चुनौती दी। ये वाकई में विरोधाभासों से भरा एक ऐसा दौर था जिसने सब कुछ बदल दिया। हाँ, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या इतिहास में अक्सर ऐसा नहीं होता, जब कोई व्यवस्था, चाहे वो धार्मिक हो या सामाजिक, बहुत ज्यादा कठोर और कर्मकांडीय हो जाती है, तो उसी के भीतर से उसके खिलाफ एक गहरी दार्शनिक या आध्यात्मिक क्रांति जन्म लेती है। और ये पैटर्न सिर्फ प्राचीन भारत तक ही सीमित नहीं है। नहीं, ये दुनिया भर की सभ्यताओं में हमें बार बार देखने को मिलता है।